गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी और आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से लाइव हूँ। एक बहुत सारी पोस्ट देख रहा था। इन दिनों एक घटना हुई थी, उस सिलसिले में कपिल मिश्रा ने एक बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगा कि चलिए मैं उस विषय पर आपसे बात करूँ। तब बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही एंड रिजल्ट क्या हुआ वो जब पोस्ट किया गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। आप सभी लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। पॉलिटिकल पॉइंट को साइड में रख दीजिए, इसको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। करौली में एक पुजारी जो थे राजस्थान में, उनकी कुछ लैंड माफिया या जो भी पुलिस की रिपोर्ट में निकल कर आएगा, उनको जलाकर मार दिया गया। किसने क्या किया पता नहीं है। कपिल शर्मा दिल्ली से उन्होंने एक पोस्ट किया, एक कैंपेन चलाया कि उस परिवार की आर्थिक मदद के लिए डोनेट करिए। 24 घंटे के अंदर अंदर 25 लाख रुपए से ज़्यादा डोनेशन हुआ, 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा भी इकट्ठे हुए हैं। कपिल मिश्रा गए दिल्ली और दिल्ली से करौली और उन्होंने जाकर परिवार को ये हैंड ओवर किया। ना समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि दरअसल इस पैसे का हुआ क्या, या इस मदद की जरूरत क्यों पड़ी। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूँ, और जो लोग नहीं जानते हैं वो ये चेक कर लें कोई भी कमेंट करने से पहले कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं एक ट्रेनर हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, मैं फैमिली काउंसलर हूं। मैं जो कुछ भी बात कह रहा हूं वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ठीक है, एक पुजारी की हत्या हो गई और कपिल मिश्रा ने कैंपेन किया और 30 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। पर क्या ऐसा सबके लिए किया जा सकता है? मृत्यु कभी भी किसी की भी हो सकती है, आप कहें या न कहें, आप चाहें या न चाहें। और ऐसी मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की क्या हालत होती है कि अस्त व्यस्त, आर्थिक रूप से अस्त व्यस्त हो जाता है। इमोशनल चीजें तो आज नहीं तो कल व्यक्ति पूरा जीवन इमोशनल यादों के साथ जी सकता है, उस दुख के साथ जी सकता है, लेकिन पैसा ही नहीं हुआ तो जी ही नहीं सकता है। और परिणाम क्या हुआ? उस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। तो कपिल मिश्रा ने कैंपेन किया, 30 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। क्या ऐसा सबके लिए किया जा सकता है? क्या ऐसा सबके लिए किया जा सकता है? एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से होने के कारण आप समझिए इस चीज को कि मुझे बहुत अच्छा काम किया, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कपिल मिश्रा और इन जैसे लोगों को और आपको और मुझे भी क्या इस घटना को एक आधार नहीं बनाना चाहिए लोगों को यह समझाने के लिए कि देखिए, उस पुजारी ने नहीं सोचा था कि उसकी मृत्यु इस तरह से हो जाएगी, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कपिल मिश्रा आ गए मदद के लिए। हर परिवार के लिए नहीं आ पाएगा कोई कपिल मिश्रा। क्यों हम समाज में आज भी इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस नहीं बता पाए हैं लोगों को कि 30 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए लोगों से मांगना पड़ रहा है? क्या सबको 30 लाख रुपए इकट्ठे होकर मिल जाएगा क्या? अगर किसी की मृत्यु होगी तो नहीं मिलेगा ना। क्या करेगा? कौन कपिल मिश्रा आएगा उसकी मदद करने के लिए? कपिल मिश्रा आ रहा है मृत्यु के बाद, बहुत वेलकम किया जा रहा है, बहुत सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर पहले आ रहा होता है, उसको लात मार के निकाल देते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं आप लोग। जिंदगी में कपिल मिश्रा पूरे 131 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति के घर पे जाता है, बाद में पहले तो इंश्योरेंस एडवाइजर ही आ पाता है। तो कपिल मिश्रा आए या न आए आपके जीवन में, इंश्योरेंस एडवाइजर पहले एडवांस में आ रहा है, वेलकम करिए उसका। वो आ रहा है, उसको अगर आपने प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दिया तो बाद में कपिल मिश्रा का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के डोनेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी परिवार वालों को। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। आप देखिए और ट्रेजेडी देखिए, मैं बड़े दुख से ये बात बता रहा हूं आपको, और इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। आप बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं? trainerhimanshu.com पर जाकर देखिए, रिस्पेक्ट ऑनर एंड डिग्निटी वेबसाइट पर जाकर देखिए मैं क्या कर रहा हूं। भारत में 150 साल हो चुके हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज, करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन आज भी भारत में एक आम व्यक्ति को हम इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस नहीं बता पाए हैं। जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर जाता है कस्टमर के पास तो कस्टमर को लगता है ये अपने बेनिफिट के लिए आया, अपने फायदे के लिए आया। क्या हो जाएगा उसका फायदा? क्या हो जाएगा? आप कितने करोड़पति इंश्योरेंस एजेंट देखे हैं आपने? क्या फायदा हो जाएगा उसका? ऐसे तो फिर डॉक्टर का भी फायदा हो जाता है ना, आप जब उसके पास जाते हैं और वो दवा रेकमेंड करता है आपको। ऐसे तो सीए का भी फायदा होता है जब आप आईटीआर भरते हैं। ऐसे तो वकील का भी फायदा होता है जब आपके ऊपर कोर्ट केस होता है। ऐसे तो आपके दवा के वो कपड़े की दुकान वाले का भी फायदा होता है जब आप कपड़े खरीदते हैं। रेस्टोरेंट वाले का भी फायदा होता है जब आप, तो खाना बंद कर दीजिए, कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, रिटर्न भरना बंद कर दीजिए, दवा लेना बंद कर दीजिए, फिर अगर दूसरों का ही फायदा देखना है तो। कब घुसेगा ये दिमाग में, कब घुसेगा कि जिंदगी में कपिल शर्मा नहीं आएगा आपके परिवार की मदद करने के लिए? नहीं आएगा कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए। पहले आ रहा है कि इंश्योरेंस एडवाइजर, उसको प्रॉपरली वेलकम कर लीजिए। वो बोल रहा है, उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, वो जैसा बोल रहा है उसको कर लीजिए। कभी कपिल शर्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं आ पाएगा कपिल शर्मा हर जगह 30-30 लाख रुपया लेकर।
ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी एक और चीज भी समझिए आप लोग कि अच्छा, कपिल शर्मा ने क्या किया, वहां पर भी गड़बड़ है, वहां पर भी गड़बड़ है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं भैया, जब उस परिवार को तकलीफ हो गई, आर्थिक तकलीफ हो गई, तो बोले कि हम इनको 25 लाख रुपया देंगे। 25 लाख रुपए का ब्रेकअप क्या है, और ये मेरी न्यूज नहीं है, आप सोशल मीडिया पर जाकर कपिल मिश्रा के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उस व्यक्ति को, उसके बावजूद भी कमी क्या रह गई वो समझिए, क्योंकि एडवाइजर का कंसल्ट नहीं किया। एडवाइजर भाई, कपिल शर्मा पॉलिटिशियन है, फाइनेंशियल एडवाइजर थोड़ी है, और उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो भी पॉलिटिशियंस या जो भी होंगे, चमचे या भक्त जो भी होंगे, वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। कपिल शर्मा ने भी एक बहुत बड़ी गलती की, उनके पास एक अवसर था ये सेट करने का एग्जांपल, कि वो सभी लोगों को वहां पर खड़े होकर बोलते, वही किया ना, लाइव सेशन किया ना, वहां पर बोलते कि ये परिवार के लिए मैं आ गया हूं मदद करने के लिए, लेकिन सब परिवारों की नहीं कर पाएंगे, इंश्योरेंस रखिए, इंश्योरेंस लीजिए, 25-30 लाख रुपए का इंश्योरेंस लीजिए, नीड एनालिसिस करवा के प्रॉपर इंश्योरेंस लीजिए। ये पहला अवसर चूक गए वो। दूसरा क्या चूक गए, एडवाइजर जरूरी है, एडवाइजर जरूरी है, वो साबित होता है इस केस से। समझिए, पूछिए मुझे किस तरह से, मैं बताता हूं आपको क्या किया। 25 लाख में से 15 लाख रुपए का एफडी करवाया और 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में डाला। ये मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात ध्यान सुनना, ये वीडियो सेव करके रखना, इसको डाउनलोड करके रख लेना प्रूफ के लिए। ये पैसा साल भर होते होते खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? आम भारतीय परिवार, भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। यह कैसे संभव है कि एक अमीर देश में लोग गरीब हैं? बिकॉज हम फाइनेंशियली निरक्षर, आर्थिक निरक्षर समाज में रह रहे हैं। पैसे की बात नहीं हो, कोई भी व्यक्ति अमीर पैसा कमाने की वजह से नहीं बनता है, अपने खर्च करने की आदतों की वजह से बनता है। ख्याल आ रहा है मैं क्या करूं? तो ये पैसे का क्या हो रहा है, ये पैसे का एफडी करवा दिया जाए। अब समझना एफडी का क्या होगा। एफडी 4-5 साल 7 साल में मैच्योर हो जाएगी। 15 लाख की एफडी 5 साल बाद मैच्योर होगी। कितनी एफडी री इन्वेस्ट होती है? भारत है भैया, लोग पहले से प्लान करके, तो 5 साल बाद वो एफडी आने वाले। आप चेक कर लीजिए खुद का, अपने चारों तरफ चेक कर लीजिए कि जितने भी लोगों की एफडीज मैच्योर होती है, कितने प्रतिशत एफडीज री इन्वेस्ट होती है आगे के लिए? नहीं होती है, खर्च हो जाती है। नहीं, वो एफडी आने वाली है, पर्दे बदलवा लेंगे, वो एफडी आने वाली है, कलर चेंज कर लेंगे, वो एफडी आने, दिवाली पे एफडी आने वाली है, घूमने चले जाएंगे। कौन एफडी को री इन्वेस्ट करता है, वो भी 15 लाख रुपए की एफडी को? दूसरा, उसके परिवार में कितने लोग हैं जो समझदार हैं? समझदार होते तो आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती पहले तो 15 लाख रुपए आएगा, उसको खर्च कर देंगे वो लोग। जबकि उद्देश्य, और 10 लाख सेविंग में रखे, 10 लाख सेविंग अकाउंट में क्या करोगे भैया? परसों निकल जाएंगे वो, परसों शाम को पैसा निकल जाएगा बैंक खत्म होने से पहले, 10 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि 25 लाख रुपया आया है भैया। उसके चारों तरफ उसके सारे रिलेटिव्स गिद्ध की तरह मंडराने लग जाएंगे, जो पहले आ नहीं रहे थे, है ना। 36 लोगों को आइडियाज आएंगे, करे ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, पैसा है तुम्हारे पास, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पैसा उनके, अगर ओरिजिनल इंटेंशन क्या था समझिए, एडवाइजर नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। अगर एडवाइजर होता तो क्या होता? एडवाइजर उनको सलाह देता, सही एडवाइजर उनको सलाह देता कि देखो भैया, ये 25 लाख रुपया आप इसलिए ला रहे हैं ताकि इनको जीवन भर तकलीफ ना हो, तो एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर जीवन भर पैसा आता रहे, ना कि 5 साल में मैच्योर हो जाए। तो एक एन्युटी प्लान दिया जाना चाहिए था। एन्युटी प्लान दिया जाना चाहिए था कि लमसम 25 लाख रुपए जमा किया और हर महीने उसमें से एक फिक्स इनकम आती रहती, और कुछ नहीं तो भैया उसमें मंथली इनकम प्लान पोस्ट ऑफिस में रख देते, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती होगी। प्रोडक्ट तो सही एडवाइजर को कांटेक्ट किया जाता, उनसे सलाह ली जाती, तो कपिल मिश्रा एक गजब का एग्जांपल सेट कर सकते। तो चूक गए, कोई बात नहीं, अगली बार चांस मिलेगा शायद उनको। लेकिन आप समझिए, एक एज एन इंडिविजुअल व्यक्ति, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है तो आप इस एग्जांपल को दीजिए लोगों को कि सेविंग अकाउंट में एक मृत व्यक्ति के घर में जो एजुकेटेड नहीं है, क्या है, एक वाइफ है, बच्चे होंगे शायद, तो ये 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट का क्या होने वाला है? और 5 साल बाद जब वो 15 लाख की एफडी मैच्योर हो जाएगी तो क्या होने वाला है इन लोगों के साथ? खत्म हो जाएगा पैसा। एन्युटी प्लान दिया जाना चाहिए था। एन्युटी, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लान की बात करूं। कोई जिस भी कंपनी में एन्युटी प्लान का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लान जिसमें लमसम पेमेंट कर दो, वन टाइम पेमेंट कर दो, और लाइफ टाइम तक, जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, एक फिक्स इनकम हर महीने, हर क्वार्टर, जैसे भी चाहते। इस केस में महीने में जरूरत पड़ती तो हर महीने आती रहेगी, और उस व्यक्ति की जिसके नाम पे पैसा है, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को मेन अमाउंट मिल जाएगा। अलग अलग प्लान होते हैं कि लाइफ जब तक जिंदा है तब तक पैसा मिलेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो परिवार वालों को मिल जाएगा, या परिवार वालों को एन्युटी मिलती रहेगी। अलग अलग प्रोडक्ट है, मालूम करिए कौन सी कंपनी में अवेलेबल है, वो सजेस्ट किया जाना चाहिए था, है कि नहीं? पर ये क्यों हुआ? क्योंकि एडवाइजर की सलाह नहीं ली गई। आम भारतीय परिवार में एडवाइजर को सबसे लास्ट में रखते हैं, इसीलिए आम भारतीय परिवार स्ट्रगल करता रहता है फाइनेंशियली पूरी जिंदगी। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर बच्चे का उम्र है जो 12 साल हो गया, कुछ ऐसा प्लान बताइए कि उसको 18 साल में पैसा। 12 साल आप सो रहे थे, 12 साल सो रहे थे, जब इंश्योरेंस एडवाइजर आया था तब आपने उसको भगा दिया,
सलाह देने आया था, एक फाइनेंशियल एडवाइजर आया था, तब आपने उसको भगा दिया और अब आप बोल रहे हैं 6 साल में क्या रिटर्न मिलता है। बच्चा पैदा होने से आपको पता था ना शादी होगी है तो बच्चा होगा, बच्चा होगा तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो एजुकेशन करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, क्यों नहीं प्लानिंग की जा रही है। और इस बार पैसा नहीं था, झूठ बोलते हैं पैसा नहीं था, झूठ बोलते हैं पैसा नहीं था, क्योंकि उसी समय आपने बाइक भी खरीदी है, उसी समय आपने कार भी खरीदी है, उसी समय आपने मोबाइल भी खरीदा है, उसी समय आपने हर साल 3-4 बार 5 बार नए कपड़े खरीदे, उसी समय आप रेस्टोरेंट में भी खाना खाने गए, उसी साल आपने पिक्चर भी देखी है, था ना। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया, कॉस्ट ऑफ लिविंग में तकलीफ होने लग गई। 6 महीने हो गए ना, 6 महीने हो गए, पिक्चर नहीं देखी, कुछ घट गया, 2 किलो वजन कम हो गया या आपकी जिंदगी में कुछ कमी हो गई? नहीं, कुछ कमी नहीं। 6 महीने सिनेमा हॉल नहीं गए, 6 महीने से रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए लॉकडाउन की वजह से, कुछ घटना है, लेकिन पैसा बचा। वो अदरवाइज वो खर्च हो ही रहा था ना, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते थे, पिक्चर देखने चले जाते थे, तो पैसा तो है, पैसे को प्रॉपरली कहां पर खर्च करना है वो किसी ने बताया नहीं। पूरी को आप चेक कर लीजिएगा, आपने 17-18 साल पढ़ाई की है, कहीं पर भी पैसे को खर्च करने के बारे में बात नहीं होती है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स की बात नहीं होती है। सिर्फ ये है कि अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा कमा लो के बारे में 100 ऑप्शंस बता देते हैं आपको। 10वीं के बाद क्या करें जीवन में, 12वीं के बाद क्या करें जीवन में, करियर कैसे चूज करें, सब बता देते हैं, लेकिन वो जो पैसा आएगा उसका क्या करना है उस विषय पर बात नहीं होती है। और वो बात करने के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर आता है और उसको आप लात मार के निकाल देते हैं और फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो आपकी यही हालत होनी चाहिए, फाइनेंशियली यही हालत होनी चाहिए आपकी, फिर यू डिजर्व दिस। आज एक व्यक्ति आ रहा है और बोलता है नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, इंश्योरेंस एडवाइजर तो आता है वो तो मरने की बात करता है। अच्छा नहीं करेगा तो अमर हो जाएंगे, नहीं करेगा तो अमर हो जाएंगे क्या आप? अरे भैया वो मरने की बात कर रहे हैं ना आपके, तो उसका नुकसान है आपके मरने से, क्योंकि अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी और आपकी पॉलिसी बंद होने से उसका रिन्यूअल कमीशन बंद हो जाएगा। कौन बेवकूफ व्यक्ति आपके मरने की प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा? वो तो चाहेगा कि आप 100 साल जियो, 100 साल प्रीमियम भरते रहो ताकि 100 साल रिन्यूअल कमीशन आता रहे। अगर आपको लगता है कि वो कमीशन के लिए ही काम कर रहा है तो अगर कमीशन के लिए सोचता तो वो ये सोचता ना कि आप 100 साल के हो जाओ भैया, तो क्यों मरने की बात करेगा? वो इसलिए मरने की बात कर रहा है क्योंकि वो चाहे या ना चाहे, वो कहे या ना कहे, मृत्यु होनी ही है आपकी, और वो होनी है उस समय परिवार की हालत खराब हो जाएगी। आप देखते नहीं है क्या अपने पास चारों तरफ के लोगों की क्या हालत हो रही है जब अचानक मृत्यु हो जाती है? कितने लोग थे जो कोरोना में मृत्यु हो गई, जिन्होंने ये सोचा था कि हाँ हमारी मृत्यु हो जाएगी कोरोना में? कौन चाहता था? क्या उनको इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला था कि आपके कोरोना से मृत्यु हो जाएगी? नहीं सोचा था, फिर भी हो गई ना, फिर भी हो गई ना, और हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल का बिल और छोड़कर गए हैं पीछे से। ऐसे तो डॉक्टर भी आपको बोलता है ना कि अगर ये दवा नहीं लेंगे, अगर ये इलाज नहीं करवाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तब डॉक्टर को तो नहीं बोलते कि अरे क्या शुभ शुभ बोलते हो। भैया एक चीज समझो, डॉक्टर का कहा नहीं मानोगे ना तो डॉक्टर की इनकम चालू हो जाएगी। सुनना ध्यान से, डॉक्टर का कहा नहीं मानोगे तो डॉक्टर की इनकम चालू हो जाएगी। वकील अगर आपको ऐसा बोलता है कि तुमने अगर ये टाइम पे एफिडेविट नहीं भरा या टाइम पे कोर्ट में पेशी में नहीं आए तो आपका कोर्ट केस हार जाओगे, तो अगर हार गए ना तो वकील की इनकम चालू होगी, क्योंकि तब आप अपर कोर्ट में जाओगे केस करने के लिए। सीए आपको बोलता है कि टाइम पे रिटर्न भर दो, नहीं तो पेनल्टी लगेगी और नहीं तो इंक्वायरी आ जाएगी, नोटिस आ जाएगा, तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी अगर नोटिस आ गया या पेनल्टी लग गई तो। सब लोगों की इनकम बढ़ने वाली है अगर उनका कहा नहीं माना तो। इंश्योरेंस एडवाइजर का कहा माना ना तो उसकी इनकम बढ़ने वाली नहीं है, आपकी सुविधा बढ़ने वाली है, क्योंकि फीस तो सीए भी ले रहा है, डॉक्टर भी ले रहा है, वकील भी ले रहा है, एडवाइजर भी ले रहा है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? आपको प्रॉब्लम क्या है? सही एडवाइजर चुनिए। अब आप बोलेंगे एडवाइजर सही है ये कैसे पता चलेगा? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ, मेरा नाम हिमांशु जोशी है, 9825600778 ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वैसा अगर वैसा आप मानते हैं, करते हैं, उसके बावजूद भी अगर नुकसान होता है या गलत व्यक्ति मिल जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन व्यक्ति एडवाइजर है, कौन व्यक्ति एजेंट है और कौन व्यक्ति झूला छाप एजेंट है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना। जो भी व्यक्ति डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करता है, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करता है वो झोला छाप एजेंट है, और जो व्यक्ति नीड एनालिसिस की बात करता है वो व्यक्ति प्रोफेशनल एडवाइजर है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा बोलता है कि 40 रुपए रोज भरो, 16 साल के लिए 20 साल बाद 21 लाख मिल जाएगा, ये झोला छाप एजेंट है। आप बोलेंगे कैसे पता? अरे सीधी सी बात है ना, आपके बारे में कुछ जाना नहीं, आपके बारे में कुछ पूछा नहीं, उस व्यक्ति ने अंतर्यामी एस्ट्रोलॉजर है क्या, ज्योतिषी है क्या, अंतर्यामी है क्या, उसको कैसे पता चला कि आपको 40 रुपया ही रोज भरना है, 39 नहीं भरना है और 41 नहीं भरना है? उसको कैसे पता चला कि 16 साल ही आपको भरना है, 15 नहीं और 17 नहीं भरना है? उसको कैसे पता चला कि आपको 21 साल बाद इतना रुपया चाहिए? कैसे डिसाइड किया उसने? झोला छापे, प्रोडक्ट बेचने के लिए आया
आया, अपना, मैं बोल रहा हूं अपना माल बेचने के लिए आया, तो सही एडवाइजर होगा वो क्या करेगा, सही एडवाइजर आपको बोलेगा कि आपका नीड एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आपसे डेटा मांगेगा, उसके पास कुछ फॉर्मेट होगा, हो सकता है उसके पास फैमिली फर्स्ट डायरी हो, नहीं भी है तो भी उसके पास अपनी कंपनी का दिया हुआ कुछ फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में वो डेटा लेगा आपसे, और तब आप उसको बोलोगे नहीं नहीं ये डेटा नहीं दूंगा। अरे बिना डेटा दिए कैसे एनालिसिस करेगा वो आपका? डॉक्टर को कभी आपने बोला है कि मैं ये नहीं बताऊंगा कहां मेरे को दुख रहा है, मैं ये नहीं बताऊंगा मेरा टेम्परेचर कितना है, मैं ब्लड रिपोर्ट नहीं निकलवाऊंगा, आप इलाज करो? डॉक्टर लात मार के निकाल देगा आपको बाहर, बोले दिमाग का इलाज कराओ पहले। वकील को कभी बोल के देखना नहीं नहीं इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा 7 पीढ़ी में किस तरह से संपत्ति का बंटवारा हुआ, वकील बोलेगा दिमाग का इलाज करवाओ अपना। सीए को बोलो कि नहीं पिछले 3 साल के रिटर्न नहीं दूंगा मैं आपको, बोल के देखो कभी उसको एक बार। एडवाइजर मांग रहा है आपसे, इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो क्या करे मुझे बताइए, क्या करेगा वो आपकी इंफॉर्मेशन का, क्या कर लेगा यार? आप अगर उसको बताएंगे कि सीए को भी तो बताए, डॉक्टर को आप अपनी 3 पीढ़ियों की बीमारी बताते हैं, वकील को आप अपने 7 पीढ़ियों का हिसाब बताते हैं, सीए को आप पिछले 7 साल का रिकॉर्ड बताते हैं, क्या कर लेते हैं वो लोग? वो अमेरिका को बेच देते हैं क्या? डेटा नहीं बेचते, प्रोफेशनल लोग हैं। वैसे ही प्रोफेशनल एडवाइजर को ढूंढो, प्रोफेशनल एडवाइजर आपसे जानकारी मांग रहा है, जानकारी क्या करेगा यार? वो आपकी जानकारी ऑलरेडी है, पब्लिक डोमेन पे है आपकी जानकारी भैया। अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ओपन, एकदम ओपन है, नेकेड है, पब्लिक में सब जानकारी आपकी सब जगह पर है, ठीक है। सो अपने दिमाग में से ये कचरा निकाल, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शब्दों का प्रयोग करूं, अपने दिमाग से कचरा निकाल दीजिए। और मैं एडवाइजर को जानकारी दूंगा, क्या हो जाएगा जानकारी? वो नीड एनालिसिस कर लेगा, या तो उसको आएगा या नहीं करना आएगा, उस जानकारी का क्या कर लेगा वो आपको ये थोड़ी पूछ रहा है कि कौन सी बैंक की कौन सी एफडी, आप उसको बता दो भाई ठीक है मेरे पास एक 3,000 रुपए की एफडी है, 4 साल बाद मैच्योर हो जाएगी, मेरे पास एक 10,000 की एफडी है, 2 साल बाद मैच्योर हो गई। इतना ही तो जानकारी मांग रहा है वो आपसे, ताकि वो आपका एनालिसिस कर सके कि आपकी लाइफ लाइन में कब कब कैश इनफ्लो आने वाला है और कब कब कैश आउटफ्लो जाने वाला है, और इस इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में कोई गैप है या नहीं है। 3 ही चीजें निकलेगी, या तो आपके जितनी नीड है उसके हिसाब से आपका पूरा प्लानिंग निकलेगा, डबल कंफर्म हो गया, चैन से सो जाओ जाकर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 18 महीने बाद फिर से नीड एनालिसिस करेंगे, फिर से कैश इनफ्लो आउटफ्लो चेक कर लेंगे, या जितना होना चाहिए उससे ज्यादा निकलेगा तो ठीक है भैया, ज्यादा क्यों है, ज्यादा है तो चलो चैन है, चलो एक्स्ट्रा है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है। या फिर क्या होगा कि वो व्यक्ति करेगा कि ज्यादा नहीं, कम कर दो भैया, तो कम करना सलाह ले लीजिए उसे कि कम कैसे करें। और या फिर कम निकलेगा तो समय रहते आप चेतावनी मिल जाएगी आपको, भैया कम है तो होता है ना, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलता है कि अभी अगर आपको कोरोना जैसे माहौल के सिम्टम्स है तो ऑक्सीमीटर से चेक करते रहिए ऑक्सीजन, भाई कम होने से पता चल जाएगा ना, भाई ऑक्सीजन कम हो रही है, तुरंत सिलेंडर लगा लें, आईसीयू में भर्ती हो जाएं, तो ये पता चल जाएगा। इससे ज्यादा क्या पता चल जाएगा? करना तो भी आपको है ना, करना डिसीजन तो भी आपको लेना है। आप डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, मत मानिए, नुकसान आपको है। अब सीए की बात मत मानिए, नहीं मानिए, नुकसान आपको है। वकील की बात मत मानिए, एडवाइजर की बात मत मानिए, क्या हो जाएगा? उसका कुछ घट जाएगा क्या? नहीं, उसके पास 130 करोड़ लोग हैं भैया, आपके परिवार के पास आप अकेले हैं और कोई नहीं है उसके, आपके परिवार के पास। वो 10 दूसरे कस्टमर ढूंढ लेगा, आपके घर वाले 10 दूसरे आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आपके बाद मिलेगा नहीं, कोई मिलेगा नहीं। गलतफहमी हो ना तो एक बार चेक कर लेना। नॉर्मल मुझे लोग पूछते हैं कि सर क्या करें, मैं बताता हूं आपको। अगर ये गलतफहमी हो ना, करे नहीं क्या बात करते हो, बहुत मेरे रिलेशन में, फ्रेंड में, परिवार में, चेक कर लेना। आपको पता है दोस्तों को और परिवार के मेंबर से पैसा कब मांगना चाहिए? जब आपको जरूरत ना हो। जब आपको जरूरत ना हो तब पैसा मांगना चाहिए। सपोज आप दोस्त को फोन करते करे 2 लाख रुपए, आपको जरूरत नहीं है 2 लाख रुपए देना, तो अब 2 ही चीजें होगी, या तो मना कर देगा तो आपको पता चल जाएगा भाई यहां से नहीं मिलने वाला है, या वो दे देगा 4 दिन बाद वापस दे दीजिए उसको, ताकि उसको ये पता चले कि नहीं यार इसको पैसा देते हैं 4 दिन में मिल जाता है वापस, जब ये बोलता है मिल जाता है मेरे को वापस, तो अगली बार जब जरूरत पड़ेगी ना तो आपको ये पता होगा कि कौन देगा और कौन नहीं देगा, और जो देने वाला होगा ना उसको भी ये पता होगा कि इसको दूंगा तो वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात आप रहे तब की। एक बार चेक करके देख लो, 3 लोगों के नाम बता दो मुझे तो, जो आपके न रहने पर आपके परिवार को जिंदगी भर बैठे बैठे खिला देंगे जैसे आप खिलाते हो। एक भी नाम नहीं मिलेगा, एक भी नाम नहीं मिलेगा। बाकी सभी लोग पैसा लेने के लिए आएंगे आपके परिवार वालों के पास। इंश्योरेंस एडवाइजर एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो देने के लिए आएगा। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूं, मुझे कांटेक्ट मत करिए, अपने एडवाइजर को कांटेक्ट करिए, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो आपके फायदे की बात कर रहा है। बाकी सब पता नहीं मुझे। और कैसे चेक करेंगे झोला छाप एजेंट को प्रोफेशनल एडवाइजर से कैसे अलग करेंगे? प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो वो एडवाइजर है ही नहीं, वो एजेंट है, झोला छाप एजेंट है। और नीड एनालिसिस की बात कर रहा है, आपको पता चल गया कि सही व्यक्ति है।
ठीक वैसे ही जैसे झोला छाप डॉक्टर पकड़ में आ जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर क्या होता है, हाँ आ जाओ भैया, आजकल वायरल बहुत चल रहा है, 4 पुड़िया ले लो। आप उस डॉक्टर का क्या, कभी आपके डॉक्टर ने आपको फोन करके बोला है कि ग्लैक्सो कंपनी ने बहुत बढ़िया इंजेक्शन निकाला है, आऊं क्या? कभी बोला है किसी डॉक्टर ने आपको ऐसा? नहीं बोला। और अगर ऐसा बोले तो उस डॉक्टर का क्या करोगे? आपको पता है उसकी गली से नहीं गुजरना है। ठीक वैसे इंश्योरेंस का है, एडवाइजर कोई भी एजेंट अगर आपको फोन करके बोलता है बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत, तो समझ लो भैया दूर रहने का इससे। लेकिन कोई भी एडवाइजर अगर आपको ऐसा बोलता है कि आप उसको सुनना ध्यान से, खाली एडवाइजर झोला एजेंट झोला छाप नहीं होता है, झोला छाप कस्टमर भी होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलो। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दो आपके यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट है। भैया आप कभी डिपार्टमेंटल स्टोर गए हैं? बिग बाजार गए हैं? बिग बाजार गए, अपने सिटी के कोई डिपार्टमेंटल स्टोर गए और वहां जाकर क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट है बता दो। वो बोलेगा पागल हो गया, मेरे यहाँ पे 3500 प्रोडक्ट है, कौन कौन से बताऊंगा? आपको क्या चाहिए वो बताओ। तो आप बोलोगे मुझे ब्लेड चाहिए जिलेट वाला, तो बोलेगा सीधा जाओ, राइट में काउंटर है वहां पे चले। आप बोलोगे मुझे कैडबरी चॉकलेट चाहिए, बोले कैश काउंटर के पास मिल जाएगी। यही तो होता है। और आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो आप इंश्योरेंस एडवाइजर को भी ये पूछना बंद करो कि प्रोडक्ट क्या है आपके पास। उसके पास 250 प्रोडक्ट है भैया, उम्र गुजर जाएगी आपकी समझते समझते। समझ में तो भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा प्रोडक्ट आपको। डॉक्टर की दवा समझ में आती है क्या है, कॉम्बिफ्ले में क्यों दिया इसने और ये वाला दवा क्यों दिया, ये आपका विषय नहीं है वो। ठीक है, सीए ने जब कुछ भी बताया आपको, वकील ने कुछ भी धाराएं बताई, तो कानून की किताबें खोलकर समझने नहीं बैठ जाते हैं कि हाँ ये धारा, ये कौन सा सेक्शन है, कौन सी कानून है। भैया ये आपका विषय नहीं, वो एक्सपर्ट है, उसका विषय है। एडवाइजर अपने विषय का एक्सपर्ट है। मैं झोला छाप एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका मुझे नहीं पता है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो आपको आकर नीड एनालिसिस की बात करता है, जो आपको बोलता है कि मुझे डेटा दीजिए, मैं एनालिसिस करूंगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सिंपल, आपको पता चल गया किसको डेटा देना है किसको नहीं देना है। सो कपिल मिश्रा ने बहुत अच्छा किया कि एक गरीब परिवार को मदद किया, लेकिन हर परिवार की मदद के लिए कपिल मिश्रा नहीं आ पाएंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके लिए सही एडवाइजर की सलाह लेनी पड़ेगी। कपिल मिश्रा ने 25 लाख रुपए इकट्ठे किए, पर क्योंकि सही एडवाइजर की सलाह नहीं ली, इसलिए अनफॉर्चुनेटली 15 लाख रुपए एफडी करवाया जो 5 साल में खत्म हो जाएगा, और 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखा है जो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं। क्यों, आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है क्या? न्यूज़पेपर में आता है कि पिता की मृत्यु के 13 दिन बाद बेटा बाइक लेकर आ गया, 70,000 की बाइक लेकर। पैसा कहां से आया? क्योंकि 1,30,000 का एलआईसी का चेक आया था। सलाह देने वाला कोई था नहीं। बच्चों ने आपको तो पता है पिता की मृत्यु, पिता के होते हुए भी नहीं सुनता है बच्चा, तो मृत्यु के बाद तो क्या सुनेगा मां की? क्योंकि हमने इस विषय पर कभी बात ही नहीं किया घर वालों के साथ बैठकर, है ना। और पत्नियां भी कोई कम नहीं होती है। अभी मैं इस वीडियो में पत्नी की भी बात कर ले, तो पति बेचारा पत्नी को बोलता है देख कल को मेरे को कुछ हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो तू समझ अरे क्या गंदा गंदा बोलते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपसे पहले मेरे को होगा। अल्ले बात खत्म कर दी भैया, बात खत्म हो गई है। तो अरे एक व्यक्ति बात करना चाहता है आपसे परिवार में कि फाइनेंशियल प्लानिंग का समझ लो। 40,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा पैसा बैंकों में पड़ा है, पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। क्योंकि या तो पतियों ने बताया नहीं, और बताना चाहते थे तो पत्नियों ने सुना नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में अगर एक एडवाइजर होगा, उसके पास सारी जानकारी होगी, तो बता पाएगा आपको। वो बता पाएगा कि आपके जो पति थे वो ये प्लानिंग करके गए थे आपके लिए, मैं इनमें हेल्प कर देता हूं। मैं काम नहीं करता हूं एफडी का, लेकिन आपको एफडी का नॉमिनेशन चेंज या क्लेम करवाने में, री इन्वेस्ट करने में हेल्प कर देता हूं। मैं पोस्ट ऑफिस का काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं पोस्ट ऑफिस का आपको करा दूं, क्योंकि वो मुझे बता कर गए थे कि ये सारा आपके पास है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर वालों को सब चीजें नहीं बताते हैं। हो सकता है ऐसी स्थिति हो कि नहीं भी बताएं, ना बता सकें, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन वो कहीं एक जगह पर होनी तो चाहिए, वो एक जगह पर होनी तो चाहिए। नहीं तो बैंकों में पड़ा है, पोस्ट ऑफिस में पड़ा है पैसा, ना आपके काम आ रहा है, ना आपके परिवार वालों के काम आ रहा है, बैंक वाले लेके मजे कर रहे हैं उसके। सो प्रोफेशनल एडवाइजर की सलाह लीजिए, झोला छाप एजेंट की नहीं। प्रोफेशनल एडवाइजर की सलाह लीजिए। आप उस एडवाइजर से समझिए, डेटा जो भी मांगता है दीजिए, उसको दीजिए। इतना सारा क्या डेटा ले, जानकारी ले, तो इतना सारा क्या पूछते हो मुझसे? कभी बोला डॉक्टर को ऐसा? नहीं बोला ना। जानकारी चाहिए तभी डॉक्टर सही डायग्नोसिस करके इलाज कर पाएगा। ठीक वैसे ही इंश्योरेंस एडवाइजर भी सारी जानकारी के आधार पर इलाज कर पाएगा। ठीक है, झोला छाप कस्टमर बनना बंद करिए।
नहीं तो लोग इसी तरह से चूना लगा के जाएंगे जैसे वो चिट फंड वाले लगा कर जाते हैं। वो आता है ना कि वो मतलब आप देखिए कैसे कैसे लोग आपने देखे होंगे अपने भी चारों तरफ कि वो एक डॉक्टर अशोक जडेजा करके होता है गुजरात में, वो बोलता है रात को माता जी सपने में आए मेरे को और बोले कि ये पैसा डबल कर देंगे, और लोगों ने अपने खेत बेच बेच के पैसा दे दिया उनको, और फिर बोलते हैं सरकार हमको पैसा वापस नहीं दिला पड़े। तो सरकार ने आपको कंकुपत्री दी थी क्या, इन्विटेशन दिया था कि डॉक्टर अशोक जडेजा के पास जाके पैसा डबल करवाओ? सरकार ने आपको बोला था क्या चिट फंड में डालो? सरकार ने आपको बोला था क्या कि एक का रातों रात डबल हो जाएगा वहां पर पैसा डालो? वो तो आपका लालच था, क्योंकि एडवाइजर की बात तो समझ में आती नहीं है आपको, एडवाइजर की तो सुननी नहीं है मेरे को, तो फिर फंसो, डूबे। आपका नहीं डूबे तो आश्चर्य की बात है, डूबना ही चाहिए आपका पैसा। आप नीम हकीम के पास जाएंगे, गली नुक्कड़ के पास दवा देने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी ना, वैसे ही गलत व्यक्ति से सलाह लेंगे तो तबीयत बिगड़ेगी, फाइनेंशियल तबीयत भी बिगड़ेगी। एडवाइजर ढूंढना शुरू करो, एजेंट नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हिमांशु जोशी मेरा नाम है, 9825600778 ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सोशल मीडिया पे, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया ना। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपके परिवार का आपके अलावा और कोई भी नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, एक एडवाइजर की मदद से करनी पड़ेगी जो उस विषय का एक्सपर्ट होगा। पेट दुखता है सीए को पूछने जाते हैं क्या? पेट दुखता है डॉक्टर को पूछने, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, भाई साहब को नहीं पूछते, बड़े भाई साहब को नहीं पूछते, या दोस्तों को नहीं पूछते। और पान की दुकान पे आपने देखे होंगे ना ऐसे बहुत सारे लोग पान की दुकान पे खड़े होकर बोल रहे होते हैं, अरे वो आया था मेरे पास भी एजेंट, मैंने भगा दिया। तो कोई अच्छा काम नहीं किया, भगा दिया तो भैया अच्छा काम नहीं किया। न करे ईश्वर अगर आपको कुछ हो गया और घर वालों को पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो लोग घर वाले को भी भगा देंगे, ऐसे ही भगा देंगे। ये जितने भी लोगों के साथ पान की दुकान पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं ना आप अपने अड्डे पर या अपने ऑफिस में लंच करते वक्त अपने कलीग्स के साथ, एक भी व्यक्ति फोन नहीं करके पूछने वाला नहीं है कि क्या हालचाल चल रहा है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बगल की सीट पे बैठता था, मैं 2000 रुपए भिजवा रहा हूं, इस महीने चल जाएगा आपका। कोई नहीं बोलने वाला है। किससे सलाह ले रहे हैं? दोस्त को पूछते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और आप देखो एडवर्टीजमेंट भी कैसे कैसे आ रहे हैं, ऐड कैसे आ रहे हैं। वो एक व्यक्ति समोसा खाते खाते दूसरे फ्रेंड को पूछ रहा है, मतलब इससे बड़ा भ्रामक और मतलब गैर जिम्मेदाराना एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता है कि एक दोस्त समोसे खाते खाते दूसरे दोस्त को पूछ रहा है कि क्या लगता है कहां पे इन्वेस्ट करूं, बोलता है म्यूचुअल फंड में कर दे। भैया वो तेरे साथ समोसे खा रहा है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। पहले तो गधे तुम कि उसको पूछ रहे हो कि कहां इन्वेस्ट करूं। उसको कभी पूछा कि घर में वाइफ का कैंसर हो गया, कहां इलाज करवाऊं? नहीं पूछा ना। और कभी उसको पूछा कि मेरे को पेट दुख रहा है, कौन सी दवा लूं? नहीं पूछा ना। तो इन्वेस्टमेंट का कैसे पूछ रहे हो भैया आप उसको? अच्छा ये भी बता रहा है म्यूचुअल फंड में कर दे, फिर कम हो जाएगा ना, तो ये आएगा नहीं। वो बोलेगा उसको पीछे लिखा हुआ था रिस्क है, मार्केट कंडीशन के अधीन है। किससे सलाह ले रहे हो यार? ये भगवान ने दिया, इस्तेमाल करने के लिए दिया है। चेक करो सलाह किससे लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किसी को पता ही नहीं है, रास्ते चलते किसी को पूछ लेते क्या करूं मैं। ऐसा होता है। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ, बंद करिए ये सब, प्लीज बंद करिए, ठीक है। ये जितने भी एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं सब गलत एडवर्टीजमेंट है, आप भी जानते हैं ये बात, ठीक है। वो मार्केटिंग है, उसके चक्कर में मत पड़िए। आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना पड़ेगा, प्लानिंग। और इसमें एक और चीज नहीं, मैं तो सीए से, भैया जो सीए है ना आपके, पूछिए उन सीए से पूछिए, वो आपको बताएंगे। सीए जो एक्सपर्ट है वो 2020 और उसके पहले के सालों का एक्सपर्ट है। सीए एक्सपर्ट नहीं है 2020 और उसके बाद के सालों का एक्सपर्ट। क्या आपके सीए ने कभी आपको बोला कि 2022 में सीए ने कभी बोला कि 2022 के सारे स्टेटमेंट भिजवा दो, 2025 के सारे बैंक स्टेटमेंट भिजवा दो, 2028 के चेकबुक भिजवा दो? नहीं पूछा ना, है ही नहीं, कहां से भिजवाओगे? लेकिन फिर नहीं पूछा ना उस व्यक्ति ने, क्योंकि विषय नहीं है उसका। वो सीए का काम है टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द लॉ ऑफ दिस लैंड, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द लॉ ऑफ दिस लैंड। ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हो चुका है, उसका प्रॉपर कानूनी तरीके से अकाउंटिंग करने का एक्सपर्ट है और चार्टर्ड है, वो सर्टिफाइड है किसी एजेंसी के द्वारा। और वो आसान नहीं होता है वो अकाउंटिंग सीखना, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है सीए की, वो करनी पड़ती है। और उसके बाद ही वो व्यक्ति सही व्यक्ति कहलाता है, वो उसको लाइसेंस मिलता है सीए प्रैक्टिस करने का।
बहुत सारे अकाउंटेंट आपने ऐसे देखे होंगे जो सीए से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, उसको पढ़ाई पास करनी ही पड़ेगी, तभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है 2020 और उसके पहले के सालों का भैया। धीरूभाई अंबानी को पूछा था, आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट डालते हो, इतने बड़े बड़े वेंचर्स करते हो, कभी सीए को पूछा? उसने बोला कि सीए ने मुझे नहीं रखा है, मैंने सीए को रखा है। मैं उसको पूछता नहीं हूं, मैं उसको करने के बाद बोलता हूं कि मैंने ये किया है, इसका अकाउंटिंग करना आता है तो कर, नहीं तो वापस दे दे, किसी और जिसको आता है उसको करूंगा मैं। सीए का काम है जो हो चुका है उसके बारे में सलाह देना, अकाउंटिंग करना। फाइनेंशियल एडवाइजर का जो काम है वो है होने वाला है उसके बारे में सलाह देना। दोनों विषय अलग अलग हैं, दोनों विषय अलग अलग है। आप कभी पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति के पास अपने बेटी का सीजरियन करवाएंगे, अपनी वाइफ का सीजरियन करवाएंगे? अब लोग पागल हो गए मानसो, ऐसे क्या बात करते हैं? हाँ, तो मैं बहुत सोच समझ कर बात करूं भाई। जो पोस्टमार्टम करता है उसको भी तो काटना, निकालना, चेक करना, वापस सिलना आता है ना। तो सीजरियन में और क्या होता है? काटना, निकालना, वापस सिलना, यही तो होता है। और क्या होता है? नहीं। हाँ, पोस्टमार्टम का डॉक्टर अलग होता है और गायनेक जो सीजरियन डिलीवरी करवाता है वो अलग होता है। भले ही दोनों काटते हैं, निकालते हैं, सिलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। एक जिंदा रहते का होता है, एक व्यक्ति जो सीजेरियन करता है उसके काटने निकालने से जीवन की शुरुआत होती है, और एक व्यक्ति जब जीवन की शुरुआत, जीवन का अंत हो चुका होता है उसके बाद उसका रोल आता है। ठीक वैसे ही अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आता है साल खत्म होने के पहले की सारी चीजें। खत्म हो गया साल, पीछे का जो भी करना है, साफ सफाई करो या जो कुछ भी करना है करो, अकाउंटिंग करो। एडवाइजर का काम है आगे की बातें बताना कि 16 साल बाद आपके बेटे का एजुकेशन, 20 साल बाद आपके बेटे की शादी, 18 साल बाद बेटी का एजुकेशन, 22 साल बाद बेटी की शादी, 30 साल बाद आपका रिटायरमेंट, ये मेडिकल इमरजेंसी, ये अनफॉर्चुनेट इवेंट, ये वो हेल्थ, तो भविष्य का है। एडवाइजर के साथ सलाह करनी पड़ेगी। सीए सही व्यक्ति है ही नहीं उसके लिए, और मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं तो कौन हूं, आप तो मुझे जानते भी नहीं होंगे शायद। मानिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गधे बेवकूफ लोग नहीं बैठे, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। जब ये कानून बनाया गया, और ध्यान से सुनना, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। जब ये कानून बनाया गया कि आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की गई, तो वहां पर जब उसको एस्टेब्लिश किया गया तो पता चला कि भैया इस कौन बेच सकता है इसको। तो उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि सीए इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम नहीं कर सकता है। भाई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इतना टैलेंटेड है, इतना एजुकेटेड है, ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का मास्टर है, फाइनेंस के क्षेत्र में है, तो फिर इसको क्यों मना कर दिया भैया? भाई पढ़ा लिखा आदमी है, उसको बोलो ठीक है सीए इंश्योरेंस एजेंसी ले सकता है, इंश्योरेंस एडवाइजरी कर सकता है, झंझट खत्म। पढ़ा लिखा आदमी देगा, 10वीं पास का झंझट ही नहीं है, गलत सलाह का झंझट ही नहीं है। क्यों सीए को स्पेसिफिक लिखा है कि सीए काम नहीं कर, प्रैक्टिसिंग सीए इंश्योरेंस के एजेंसी नहीं ले सकता? क्यों? कारण है बिकॉज सीए के प्रोफेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एस्टेब्लिश होता है। क्योंकि सीए के पास सारी जानकारी है, आपकी आर्थिक जानकारी है, तो इस बात की मनुष्य स्वभाव है ना, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मनुष्य स्वभाव है। मनुष्य स्वभाव क्या है, आपकी सारी फाइनेंशियल जानकारी है तो इसको मैनिपुलेट कर सकता है, और मैनिपुलेट करके अपने बेनिफिट का प्रोडक्ट आपको बेच सकता है, क्योंकि उसको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो मैनिपुलेट कर सकता है एग्जिस्टिंग डेटा को। इसलिए उसको मना कर दिया गया। होता ही है ना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा, होता है ना। आप बैंक, बहुत सारे लोगों को बैंक मैनेजर प्रेशराइज करता है ना कि नहीं मेरे यहाँ पे लोन चाहिए तो आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, वो आपको चिपका देता है। और सबसे ज्यादा लैप्स पॉलिसी बैंक के द्वारा चिपकाई गई पॉलिसीज है, क्योंकि वहां वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसका खुद का बेनिफिट है। अब आपको लेनी पड़ेगी वो पॉलिसी क्योंकि लोन चाहिए आपको, ना भी नहीं बोल सकते। मैं भी ना नहीं बोल सकूंगा अगर मुझे 25 लाख का लोन लेना है और उसके सामने 50,000 का पॉलिसी है, ठीक है करो ना यार, पास होता है ना लोन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है आपका, इसलिए भारत सरकार ने कानून बनाया कि सीए इंश्योरेंस एडवाइजरी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो एडवाइजर है, उसके लिए अलग से प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कितने भी आप मेडिकल के बिल सीए को देंगे क्लेम अकाउंटिंग करने के लिए, लेकिन उससे मेडिकल की सलाह नहीं लेंगे, आप कभी भी नहीं लेंगे सलाह उससे। ख्याल आ रहा है मैं क्या करूं? भले ही संपत्ति का कितना भी बंटवारा होने वाला हो, अमित सबनानी जी वकील है, मेरी बात को एग्री करेंगे कि कितना भी संपत्ति का बंटवारा होने वाला हो, लेकिन आप कानूनी सलाह वकील से लेंगे। अकाउंटिंग की सलाह वकील को ऐसा नहीं पूछेंगे कि अच्छा वकील साहब मुझे बताइए कि जो मेरे हिस्से में मेरी संपत्ति का 40 लाख आने वाला है, ये मैं कहां कहां इन्वेस्ट करूं।
आपने ही दिलवाया है मेरे को 40-25 मिलने की आशा थी करके, तो नहीं सीए बोलेगा पागल हो गया मेरे तू, हाँ और 40 का 45 करना है बोल, मैं बता सकता हूं तेरे को, लेकिन मैं कहां इन्वेस्ट करना है वो मैं थोड़ी बता सकता हूं तुझे। जैसे आप मैथ्स के टीचर को इंग्लिश के सवाल नहीं पूछ सकते, और दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ही मेरे ही टीचर हैं, वैसे ही सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर अलग अलग है। भले ही दोनों फाइनेंस की बात करते हो, भले ही दोनों रुपयों की बात करते हो, लेकिन अलग अलग है दोनों। एडवाइजर से बात करिए, अपने एडवाइजर से बात करिए, ख्याल आ रहा है? बात करिए लोग, और रेगुलर इंटरवल पे बात करते रहिए। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 1857 में एक बार बात की होती है, फिर बोलो नहीं मेरे पास तो है नहीं मेरे पास। भैया समझो ध्यान से इस चीज को, कौन सी दुनिया में रहे। इसीलिए मैं बोलता हूं भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। क्योंकि दादाजी के जमाने में आपने अगर कोई पॉलिसी ली हुई है उसको जिंदगी भर काउंट नहीं कर सकते आप। वक्त बदल रहा है, जरूरतें बदल रही है, अमाउंट बदल रहे हैं। आपके और मेरे जमाने में, आप 40 और 50 के बीच में जो भी एज वाले लोग हैं, हमारे जमाने में 4 ही चीजें होती थी, है ना? आर्ट्स कर लो, कॉमर्स कर लो, साइंस ले लो। साइंस में क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। कॉमर्स लेगा क्या करेगा? सीए बनेगा। आर्ट्स लेगा क्या करेगा? प्रोफेसर बन जाएगा या गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करेगा कुछ। यही होता था। और क्या होता था? आज 250 से ज्यादा तो करियर ऑप्शन है। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से 2300 रुपए कॉलेज की फीस हुआ करती थी साल भर की, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में भरने का चांस मिलता था। ठीक है, आज 2300 तो बच्चे को पॉकेट मनी देनी पड़ती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तो भैया गलतफहमी में रहिए मत, क्योंकि 5 लाख तो वो आपके क्रियाकर्म होंगे, उसमें सब लोग इकट्ठे होंगे ना, उसमें खत्म हो जाने वाले हैं आजकल तो। अरे क्या बात करते हो आप हिमांशु भाई, ऐसे फिर से मरने की बात करते हो। अरे मैं मरने की बात करूं या नहीं करूं, ये तो होने ही वाला है ना। मैं भाई अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा बोलते हो मुझे विचार करने दो। नो भैया, डिले, कॉस्ट ऑफ डिले डिसीजन नाम की एक चीज हुआ करती है। ये विचार करते करते तो इतना महंगा हो गया प्रीमियम आपका। विचार करते करते आपको पता है ना, जो जमीन 40,000 की मिलती थी आपके शहर में, आपने देखी थी, आज वो जमीन 40 लाख में भी कोई देने को तैयार नहीं है कि नहीं? जो फ्लैट आपने देखा था कि ये फ्लैट मिल रहा है 12 लाख रुपए का, वही फ्लैट अब 80 लाख रुपए का मिल रहा है। आपको याद है कि 720 रुपया तोला सोना मिलता था, आज 50,000 रुपया टच कर चुका है वो। ईश्वर की मेहरबानी हुई ना, ईश्वर की मेहरबानी है कि जमीन एक बार आगे बढ़कर कम हो सकती है। ठीक है, जमीन की कीमतें बढ़ी फिर कम भी हो गई है, अभी कम है कीमतें पिछले 3-4-5 सालों के मुकाबले में। गोल्ड की कीमत एक बार कम हो जाती है, आपको पता है 36,000 रुपए पहुंचकर वापस 24,000 पहुंच गया था। ये 50,000 भी वापस नीचे आ जाएगा, आज नहीं तो कल ईश्वर की कृपा हुई तो। लेकिन जीवन बीमा का प्रीमियम अगर एक बार बढ़ जाता है ना, तो फिर वो भारत सरकार भी उसको कम नहीं कर सकती है, राष्ट्रपति भी उसको कम नहीं कर सकता है। अरे हिमांशु भाई आप ऐसा बोल रहे हो, आप जरूर कोई इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हो गए। मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, भाड़ में जाओ। मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूं, एडवाइजर नहीं हूं, ना मेरे खानदान में कोई भी व्यक्ति है। दुखता है, दिल दुखता है जब मैं देखता हूं कि कपिल शर्मा जाता है 25 लाख रुपए देता है, एफडी करवाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे जीवन में पैसा चाहिएगा, उस व्यक्ति को एफडी की सलाह कौन देता है यार? एफडी करवाई जाती है अमाउंट पार्क करने के लिए, कि भाई जब तक पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, 2 साल की एफडी करवा दो यार। या 3 साल बाद बेटी की शादी है, पैसे की जरूरत पड़ेगी कि 3 साल और कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, 3 साल की एफडी करवा दो। एफडी इज अ पार्किंग लॉट। वहां पर एक व्यक्ति की जिंदगी को चलाने के लिए एफडी करो, 10 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में डाला जा रहा है साहब। तब पता चलता है कि एडवाइजर कितना जरूरी है, एडवाइजर कितना जरूरी है। और उस विषय में कोई बात नहीं कर रहा है, और जो एडवाइजर आ रहा है सामने से उसको आप भगा देते हैं, ये सोचकर कि उसका खुद का फायदा होगा। मैं तो एडवाइजर को बोल, बंद करो यार जाना, बंद करो जाना, मरने दो, होने दो भिखारी। वैसे भी तो कुछ कर नहीं रहे ना। आएंगे एक दिन, जैसे डॉक्टर के पास अपने आप आते हैं, एक दिन जैसे सीए के पास अपने आप जाते हैं, फंसती है तब, एक दिन वकील के पास अपने आप जाते हैं, फंसती है तब, वैसे एडवाइजर के पास भी आएंगे अपने आप जब फंसेगी तब। पर वो जो व्यक्ति होता है ना एडवाइजर, उसको लगता है कि नहीं यार फंसनी नहीं चाहिए इस व्यक्ति की, इसकी फांसनी नहीं चाहिए, इसको हम सामने से जाकर बता देते हैं। धक्के मारते लोग, उसको ट्रीट नहीं करते प्रॉपर्ली। लोग बोलते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर को बचाव ही उपचार है, इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, उसके बावजूद भी एडवाइजर आपको कॉल करता है। क्यों करता है कॉल? दिमाग खराब है उसका। आपकी अगर कोई एक जगह पे इंसल्ट हो जाती है ना, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, आपकी अगर कोई एक जगह इंसल्ट हो जाती है, जिंदगी भर के लिए रिश्ता काट लेते हो आप। वो व्यक्ति दोबारा आता है, आपको लगता है वो अपने कमीशन के लिए आता है। 130 करोड़ लोग हैं भैया, आपके अकेले के कमीशन के भरोसे नहीं बैठा है वो।
आपके अकेले के कमीशन के भरोसे नहीं बैठा है, आपके पहले भी उसने बहुत अच्छा कमीशन कमाया है, पैसा कमाया, और आपके बाद भी कमाएगा वो व्यक्ति। कौन सी गलत मेरे कमीशन से कमा ले, अच्छा वो वापस और मांगते हैं लोग। आई होप आप नहीं मांगते होंगे, है ना, वापस मांग लेते हैं। डॉक्टर से कभी पैसा, आपको पता है ना, डॉक्टर को दवा कंपनी कमीशन देती है, सबको पता है, ओपन फैक्ट है ये, ओपन सीक्रेट इसको बोलते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक किसने बनवाया? एक दवा कंपनी ने बनाया। डॉक्टर फॉरेन ट्रिप गया, किसने स्पॉन्सर किया? उस कंपनी ने स्पॉन्सर किया। डॉक्टर की कार उस कंपनी ने स्पॉन्सर की। पता है आपको, 5 पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होती है आपकी, आपको पता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सीए हैं, उनका कट होता है जब कभी भी कोई भी नोटिस आता है या कभी कोई पेनल्टी भरनी, तो आपको पता है। वकील का भी आपस में सेटिंग होता है, बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं, आपको पता है। एक पैसा किसी से नहीं मांगा। वो बेचारा एडवाइजर है जो आपको सलाह दे रहा है, आपको पैसा कमाने की, पैसा बचाने की, भविष्य में जरूरत पड़ने पर पैसा मिल जाएगा, घर वालों को उसकी बात कर रहे हैं, आप उसे पैसा वापस मांग रहे हैं। कौन सिखाता है ये सब आपको यार? कहां से आते हैं ये आइडियाज आपके पास? प्लीज बंद करिए ये सब, प्लीज बंद करिए। वो अपने हक का कमा के खाता है, मेहनत करता है। एक बार बन के देखो एडवाइजर, एक बार एडवाइजरी करके देखो, पता चलेगा कितने धक्के खाने के बाद एक पॉलिसी मिलती है। आपको लगता है मेरी पॉलिसी से उसने इतना, कोई करोड़पति नहीं बन जाने वाला है आपकी पॉलिसी से, बना नहीं है अभी तक कोई करोड़पति आपकी पॉलिसी से, है ना। अपने आप को धोखा देना बंद करिए। आप उस व्यक्ति से पॉलिसी लेंगे या नहीं लेंगे, उसका क्या होगा वो बहुत बाद की बात है। आपका क्या होगा जनाब अली, आपके परिवार का क्या होगा, वो विचार करिए। अगर मेरे कपड़े खरीदने से उस व्यक्ति के कपड़े की मिल चल जाएगी, ये सोचेंगे, नंगे घूमना पड़ेगा आपको। और इसीलिए मैं कहता हूं फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी है। हिमांशु जोशी मेरा नाम है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर, दुख होता है इसलिए कह रहा हूं। आप पॉलिसी खरीदेंगे, 5 पैसा मेरे को नहीं मिलने वाला है, किसी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूं मैं, ना कोई कंपनी का एडवाइजर हूं मैं, बहुत ओपनली बोल रहा हूं। पर एक बार नजर डालिए, है ना, गवर्नमेंट की साइट पर जाइए, एक बार नजर, न्यूज़पेपर में भी आता ही होगा आपके लोकल में, नजर डालिए कि कोरोना में कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। और जितने लोगों की मृत्यु हो गई है ना, उतने क्लेम नहीं सेटल हुए हैं। और जितने क्लेम सेटल हुए हैं, वो न्यूज पढ़ी होगी ना, तो 4,85,000, 4,83,000 रुपीज एवरेज लाइफ इंश्योरेंस लोगों के पास है। मुझे आप बताइए कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके घर वाले पूरी जिंदगी 4,83,000 में कैसे चलाएंगे? मैं सीखना चाहता हूं, बताइए मुझे, मैं सीखना चाहता हूं। पूरी जिंदगी 4,80,000 में कैसे गुजारेगा कोई भी व्यक्ति? आप तो निकल लिए, फूटे उनके जो पीछे हैं। बीवियां और ना बोलती है उसमें। मैं जाता हूं कॉल पे, मैं कस्टमर से मिलता हूं, बीवी पहले इंश्योरेंस में, फिर इंश्योरेंस ले लिया आपने, इंश्योरेंस में क्या मिलता है? अरे भैया, जब मिलेगा ना तब पता चलेगा। भगवान से प्रार्थना करो कि वैसे ना मिले। आज तक एक भी विडो ने, आज तक एक भी विधवा ने ऐसा नहीं बोला है कि मेरे पति ओवर इंश्योर्ड थे, कम ही लगा है पैसा, कम ही पड़ा है। एक विडो से पूछिए इंश्योरेंस से क्या होता है। अब लोग, अरे आप ऐसा बात करते हो, तो कैसी बात करें वो बता दीजिए, कैसी बात करें? डॉक्टर करता है ना आपसे ऐसी बात कि भैया अगर तुमने इंजेक्शन नहीं लगवाया, कैंसर सेकंड स्टेज में चला जाएगा, ये कीमोथेरेपी नहीं करवाया, डायलिसिस नहीं करवाया, किडनी फेल हो जाएगी तुम्हारी। अरे आप ऐसा बुरा बुरा बोलते हो, बोलो डॉक्टर को, अरे आप बुरा बुरा बोलते हो। डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा किडनी का बाद में करेंगे, दिमाग का पहले इलाज करेंगे। कौन सिखाता है आपको? एक तो है ना, समझ लो बहुत ध्यान से, दोस्तों से सलाह लेना बंद करो इंश्योरेंस के बारे में। और अगर कोई सलाह देता है ना, तो उसको बोल कि पहले लिख के दे दे कि कुछ हो गया, तेरे कहने से ना बोल रहा हूं, कुछ हो गया तो तू घर वालों की जिम्मेदारी ले लेगा। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? चारों तरफ नजर डालिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चारों तरफ नजर डालिए, देखिए कि क्या हो रही है लोगों की हालत। आपके ऐसा तो है नहीं कि आपके पूरे खानदान में सब लोग अमरत्व को प्राप्त हैं। मालूम करिए ना कि आपके खानदान में पिछले 10 सालों में किस किस की मृत्यु हुई है, और कि जिस जिसकी भी मृत्यु हुई है, क्या उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी? कोई नहीं सोचता है। तो उसके परिवार की बाद में क्या स्थिति रही, चेक कर लीजिए। अरे सर क्या बात करते हो, जमीनें हैं, और जमीनें बिक जाती है, और जब लोगों को पता चलता है ना कि बाप मर गया, उस मजबूरी में जमीन बेच रहे, तो पूरी कीमत भी नहीं मिलती है। ये पता नहीं है आपको? सारी बातें ये पता नहीं है आपको? गोल्ड है मेरे पास, गोल्ड बेचकर बेटियों की शादी और बच्चों का एजुकेशन करना पड़े ना, ये कोई सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छी चीज नहीं है। ये सीखिए, पुराने जमाने के लोगों से, कलंक माना जाता था गोल्ड बेचना पड़ता था। तो नहीं, मेरे पास जमीन है, गोल्ड है, बेच दूंगा। लोग तैयारी खड़े लाइन लगा के खरीदने के लिए, बिक नहीं रहे। अहमदाबाद अकेले में 10 लाख प्रॉपर्टीज, दुकानें और घर मिला के कोई खरीदने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है। साहब क्या बात करते हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो?
गोदरेज गार्डन सिटी जाइए, मैं नाम के साथ बता रहा हूं, गोदरेज गार्डन सिटी अहमदाबाद में जो फ्लैट गोदरेज गार्डन सिटी वालों ने खुद ने 56 लाख रुपीस का बेचा था, 48 लाख रुपीस में बेच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। मेरा भी एक फ्लैट है, मैं भी बेचना चाहता हूं, मेरा सूरत का फ्लैट है, मैं बेचना चाहता हूं उसको, ठीक है। समझिए मार्केट रेट 40 लाख की है, मैं उसको 37,50,000 में बेचना चाहता हूं, क्योंकि मैं बड़ौदा सेटल हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि उसको बेच के यहां पे दूसरा घर ले लेता हूं मैं। तो लोग उसकी क्या कीमत बताए, 37,50,000 से कम तो नहीं बेचूंगा मैं। वाइफ बोलती है हाँ इससे कम मैं नहीं बेचेंगे। आपको पता है लोग क्या रेट बोल रहे हैं, 28 लाख रुपया रेट बोल रहे हैं। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो यार कि बच्चे के एजुकेशन के टाइम पे प्रॉपर्टी बेचकर फीस भर दूंगा। बोले नहीं हिमांशु भाई, मैंने 4 प्लॉट ले रखे हैं, ये प्लॉट बेटे के एजुकेशन, ये प्लॉट बेटी के एजुकेशन, ये प्लॉट बेटे की शादी, ये प्लॉट बेटी की शादी। कौन सी दुनिया में रह रहे हो यार आप। जब वो जरूरत पड़ेगी तब वो बिकेगा नहीं बिकेगा, उस रेट में बिकेगा नहीं बिकेगा, बेचने लायक आपके हाथ में होगा नहीं होगा। खोसला का घोसला देख लेना एक बार पिक्चर जाके, यहां लिखा हुआ होना चाहिए। जमीन और डायमंड के से कमाना हो तो यहां लिखा हुआ होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, बहाने मत बनाइए, लाइटली मत लीजिए इस चीज को, लाइटली मत लीजिए, है ना। प्रोफेशनल व्यक्ति से सलाह लीजिए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मैं तो जानता भी नहीं इस वीडियो को कौन कौन देख रहा है, मेरा रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चैन से सो जाऊंगा। उस एडवाइजर का भी रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ेगा जिस व्यक्ति ने आकर आपको बताया। उसको तो पता भी नहीं चलेगा 10 साल तक कि आप मर चुके हो या आपको कुछ हो गया है। और आप फिर मरने की बात करो, अच्छा चलो अपन, मेरे कहने से ही अगर सब कुछ होता है कि मरने से, मेरे मर गए बोलने से मर जाता है, तो मैं कहता हूं आप 100 साल जियो साहब, वो भी तकलीफ है। ख्याल आ रहा है, जीवे में श्रद्धा सतम भी तकलीफ है, क्योंकि तब पैसा चाहिएगा जी, ज्यादा जिएंगे तो, क्योंकि तब ऐसा तो नहीं कि अभी जैसे हेल्दी है वैसे रहेंगे, तब बीमारियों के खर्चे आते रहेंगे। फिर घर वाले साथ में रखना उस जमाने में, है ना, घर वाले साथ में रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे, रख पाएंगे कि नहीं रखना पाएंगे। फिर वो लोग बोलते हैं नहीं यार हिमांशु भाई क्या बात करते हो, मैंने तो श्रवण कुमार पैदा किया है। आई एग्री विद दैट, आई 100% एग्री विद दैट कि आपने श्रवण कुमार पैदा किया है, लेकिन वो गलती मत करिए जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स ने की थी। श्रवण कुमार के पेरेंट्स ने जिंदगी में अगर पैसा बचा लिया होता तो बेटे को कंधे पे लेके नहीं जाना पड़ता, एक बैलगाड़ी कर लेता, बैलगाड़ी कर लेता तो खुद भी आराम से जाता, माँ बाप को भी आराम से ज्यादा जगह घुमा पाता, ज्यादा तीर्थ यात्रा करवा पाता, एंड शादी भी हो जाती शायद। क्योंकि अभी कंधे पे लेकर घूम रहा है, कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, अगर एक तो इसको भी कंधे पे लेकर घूम रहा है, मेरे को पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन बैलगाड़ी होती ना श्रवण कुमार के पास, तो शायद भी शादी भी हो जाती बेचारे की, कि चलो इसी बहाने बैलगाड़ी में पूरी दुनिया घूम लूंगी मैं। तो वो गलती मत करिए जो श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्रवण कुमार को पैदा करके की थी। अपने आप को धोखा देना बंद करिए, टालना बंद करिए। कॉस्ट ऑफ डिलेड डिसीजन, देरी से निर्णय लेने की कीमत चुकानी पड़ती है हर व्यक्ति को, और वो कीमत अनएफोर्डेबल होती है। लोग बोलते हैं नहीं सर हिमांशु भाई आपकी सारी बात ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है पता है, इंश्योरेंस में रिटर्न कम मिलता है। अरे भैया कौन, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सही फाइनेंशियल एडवाइजर से, कौन बोलता है जिंदगी में सारे डिसीजन रिटर्न के आधार पर लिए जाने चाहिए, या लिए जाते हैं, या आप लेते हैं। बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कितना रिटर्न मिल रहा है भैया, कितना मिलेगा गारंटी है क्या, आपको ही मिलेगा गारंटी है क्या, कब मिलेगा गारंटी है क्या, नहीं फिर क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चे को। आप तो बिना रिटर्न के कुछ करते नहीं है। बीवी को बर्थडे पे गिफ्ट ला कर देते, कितना % रिटर्न मिलता है आपको। जिंदगी में हर चीज एब्सोल्यूट परसेंटेज रिटर्न में नहीं होती है। कुछ काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं अपने परिवार वालों से, कुछ काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि जिम्मेदारी है आपके बच्चों को पढ़ाना बड़ा करना। इंश्योरेंस भी जिम्मेदारी है आपकी, जिम्मेदारी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग नहीं है। सेविंग अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है, इंश्योरेंस अलग चीज होती है। नहीं, मैं आपकी बात सही है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। भैया आपको किसने बोला म्यूचुअल फंड सही है? एडवर्टीजमेंट ने बोला है ना। मैं म्यूचुअल फंड के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड ही सही है ये गलत है। म्यूचुअल फंड सही है पर वो लोग कैसे बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड ही सही है, नहीं गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे मुझे तो सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि एक व्यक्ति जिसने सोचा होगा आज से 15 साल पहले कि यस म्यूचुअल फंड, यस सर बिल्कुल सर, उसने अपने बेटे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया और वो पैसा 1 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है, और फिर ये उसने सोचा चलो ये मार्च अप्रैल में मेरा बच्चे का एडमिशन होगा तब मैं निकालूंगा, और 22 मार्च को कोरोना डिक्लेयर हो गया, लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, मार्केट धाड़ से गिर गया। भैया वो 1 करोड़ था ना, 60 लाख हो गया वो भी, ये 40 लाख का लॉस कौन कवर करके देगा?
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो म्यूचुअल फंड से कवर होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंश्योरेंस से कवर होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एफडी से कवर होती है, एफडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पीपीएफ चाहिए होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें गोल्ड ही चाहिए होता है। नीड क्या है आपकी, आपकी नीड क्या है और आपके पास टाइम कितना है, टाइम कितना है आपके पास। एंड सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है। पूरा स्टेटमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड सही है। नीचे का अगला स्टेटमेंट क्या है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। 3-3.5 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड का एसआईपी कंटिन्यू नहीं होता। ये मेरे डेटा नहीं है, एमफी के डेटा है। 6 साल से ज्यादा लॉन्जिविटी नहीं है किसी म्यूचुअल फंड की, जबकि म्यूचुअल फंड में 25 साल के बाद रिटर्न का कैलकुलेशन दिखाया जाता है आपको, 20 साल बाद दिखाया जाता है। पर 20 साल कोई चल ही नहीं रहा है भैया म्यूचुअल फंड एसआईपी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड मत करिए, बिल्कुल करिए, 100% करना ही चाहिए म्यूचुअल फंड आपको, लेकिन 100% पैसे का म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहिए। आपके पास जितना भी पैसा है उसके 3 हिस्से करने पड़ेंगे आपको पहले इंश्योरेंस नीड पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद सेविंग नीड पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नीड पूरी करनी पड़ेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा रोटी सब्जी चाहिए, उसके बाद अगर थोड़ा और टाइम है, पैसा है आपके पास बनाने का, तो उसमें सलाद पापड़ अचार ऐड करेंगे, और उसके बाद थोड़ा टाइम और पैसा है तो आप साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे, गुलाब जामुन भी खाएंगे। लेकिन अगर गुलाब जामुन नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन रोटी चावल नहीं है तो नहीं चलेगा। नहीं सब गुलाब जामुन था ना, अरे गुलाब जामुन से पेट नहीं भरता, वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा होता है। तो आपको गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, कल से बीवी आपको पूरा सिर्फ गुलाब जामुन ही दे दे खाने के लिए, आप गुलाब जामुन बहुत अच्छा लग रहा है तो अब तो गुलाब जामुन ही खाओ, आप क्या बोलोगे, पागल हो गई। गुलाब जामुन तो मिठाई के रूप में होता है, 2 पीस 3 पीस चल जाएगा, पसंद है 4 पीस चल जाएगा। रोटी दाल तो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो रोटी दाल जीवन बीमा है। मैं बीमा एजेंट नहीं हूं भैया, मैं नहीं हूं, मैं कोई भी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, कोई लाइसेंस नहीं है मेरे पास। दुखता है दिल दुखता है जब पता चलता है कि लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसमें से हजारों तो छोड़ो, सैकड़ों का भी इंश्योरेंस नहीं होता है, और सिर्फ डमफास में गलतफहमी में जी रहा, अरे हमको कुछ नहीं होने वाला है। भैया जिनको हो गया ना उनको पूछ के नहीं हुआ था कुछ भी, और आप डरा रहे हो, मैं नहीं डरा रहा हूं, वो जो बाद में हो जाएगा ना वो परिवार वालों को जिंदगी भर डराता रहेगा, जिंदगी भर डराता रहेगा। ये तो भारतीय संस्कार है हमारे अच्छे कि बच्चे और बीवी को हम सिखाते हैं बचपन से कि नहीं आपका परिवार होता है करके, नहीं तो 99.9% जो मृत्यु के बाद जो परिवार वाले हैं ना गाली देते हैं मन में कि इतनी बुद्धि नहीं चलती थी कि कल को कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, पर देते नहीं, संस्कार है। अपनी किस्मत मानकर चला लेते, हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ, किस्मत में नहीं लिखा था ये तुम्हारे साथ ऐसा होगा, किस्मत में नहीं लिखा था। भगवान ने तो भेजा था तुम्हारे पति के पास एडवाइजर, तुम्हारे घर वालों के पास एडवाइजर भेजा था। तब या तो पति ने ना बोला या पत्नी ने ना बोला कि इंश्योरेंस से क्या मिलता है। इंश्योरेंस से मैं बताता हूं क्या मिलता है। इंश्योरेंस से जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक आपको, आपके परिवार, पति को चैन की नींद, और नहीं रहा तो आपको चैन की नींद मिलती है। ये रिटर्न मिलता है इंश्योरेंस में, इससे ज्यादा क्या रिटर्न चाहिए आपको। और एक और चीज ध्यान रखिए, बच्चों के एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, बच्चों के मैरिज की जब बात करते हैं, तो ये प्लानिंग नहीं करोगे क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। लोन लोगे, लोन डबल चुकाने को तैयार हो, 10 लाख का लोन लिया 20 लाख चुकाने को तैयार हो। इधर एडवाइजर कह रहा है भाई तुम सिर्फ 5 लाख ही भरो, तुमको 10 लाख मिल जाएगा। नहीं, रिटर्न कम है, 18% ब्याज देना ज्यादा पड़ रहा, कम पड़ रहा है, कम लग रहा है आपको। 18% ब्याज देना पड़ रहा है वो महंगा है, या 4% मिल रहा है वो महंगा है। 4% मिल रहा है वो कम नहीं है भैया, मिल रहा है 4% मिल रहा है, 18% देना पड़ रहा है। कौन सा फायदेमंद है आपके लिए, 4% मिलना। 3 भी मिल रहा है ना तो भी लॉटरी लग गई आपकी, समझ लीजिए, तो भी लॉटरी लग गई। अरे नहीं सॉरी हिमांशु जी आप समझ नहीं रहे। देखो भाई एजुकेशन की बात तो मत करो, एजुकेशन में तो क्या है, मैं एक काम करूंगा, बच्चों को लोन दिला दूंगा, फिर वो पढ़ लिख लिया, अपने पांव पे खड़े होकर नौकरी लगी, वो होम लोन वो चुकाएंगे, अभी वो एजुकेशन लोन वो चुकाएंगे। कौन सी दुनिया में रहते हो भैया, मंगल ग्रह से आए हो क्या। बाप दादा ने सिखाया था ना, कर्जा जो होता है वो अच्छी चीज नहीं होती है। करियर की शुरुआत कर रहे हो आप अपने बच्चों की, आपके बच्चों के जीवन में उनके करियर की शुरुआत हो रही है। पहला जो इनकम आएगा ना वो घर में आना चाहिए, उसकी जगह ईएमआई में जाएगा। पैसा आते ही जाना शुरू हो गया, लक्ष्मी के आने से पहले जाने का इंतजाम कर दिया। आपको लगता है लक्ष्मी टिकेगी। इंश्योरेंस एडवाइजर मरने की बात करते हैं ना, वो अपशकुन नहीं है, वो बच्चे की पहली सैलरी में से ईएमआई जाएगा, वो अपशकुन है, वो अपशकुन है। बचत करने से शुरुआत होनी चाहिए थी जिस व्यक्ति की, उसकी आप ईएमआई चुकाने से शुरुआत करना चाहते हो। वो भी कितना, 10 लाख के सामने 20 लाख, जबकि एडवाइजर बोल रहा था 5 लाख भरो 10 लाख मिल जाएगा। आपके जेब में तो 10 लाख ही आता, तो भी
आपकी जेब में टोटल 10 लाख ही आता, 10 लाख बच्चे का फीस, आप 5 लाख भरते या 20 लाख भरते, आपकी जेब में तो 15 लाख रुपए का रिटर्न है आपको। कैलकुलेट कर लीजिए, 300% रिटर्न होता है। अगर किसी ने आपको बताया कि इंश्योरेंस में 3% मिलता है, गलत बताया, 300% होता है। और एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करता हूं, मैं मरने वाली बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा सेंसिबल बात करना शुरू करो यार, थोड़ा सा सेंसिबल बात करना शुरू करो। इतना घूमते हो ना, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा उन लोगों को देखो जिन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर्ली नहीं किया, सही व्यक्ति की सलाह से नहीं किया, तो क्या हुआ उनका। और 9825600778 नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, करिए मुझे मैसेज, मैं आपको भेजूंगा। एक विडो ने एक मैसेज पोस्ट नंबर के साथ, पॉलिसी नंबर के साथ, खुद के और पति के फोटो के साथ भेजा है मैसेज मुझे। क्या कि उसने उसके पति, किसी एडवाइजर ने उसको कैलकुलेट करके बताया होगा उसके पति को कि भैया आपके पास टोटल 10 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो सीए ने मना कर दिया, बोले ना 10 करोड़ पागल हो गए, 10 करोड़ के तो अपने टारगेट के लिए कुछ भी बोलते रहे, 10 करोड़ की जरूरत नहीं है, 1.5-2 करोड़ कर लो, खत्म हो जाए। 2 करोड़ खत्म हो गया, उस पति की मृत्यु हो गई, कितना क्लेम मिला, 2 करोड़ मिला। वो विडो कहती है कि वो सीए बाकी का 8 करोड़ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने ना बोला था, अब हो गया ये, तो 8 करोड़ का लॉस उसकी वजह से हुआ ना, तो उसको देना चाहिए। सीए बोलता है मैं क्या करूं उसमें, सही बात है, वो क्या करे, तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती थी क्या? नहीं मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला है, ये सेंटेंस खत्म होने से पहले भी तो कुछ हो सकता है। होप फॉर बेस्ट, प्लान फॉर वर्स्ट। ईश्वर की प्रार्थना करिए, ईश्वर की इच्छा होगी जब भी जाने वाला है, मेरे और आपके कहने से होने वाला नहीं है। आशा करिए कि जीवे में शरदा शतम, 100 साल तक जिएंगे, आनंद मंगल से जिएंगे, लेकिन अगर कुछ हो गया तो उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। होप फॉर बेस्ट, प्लान फॉर वर्स्ट, इंग्लिश में समझ में आता है तो बता देता हूं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इसमें रिवर्स नहीं होता है, इसमें रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। कोई टाइम मशीन नहीं है कि आप 5 साल पहले जाके इंश्योरेंस लेके वापस आ सकते हो और फिर बोलो हाँ अब मेरे को कुछ भी हो जाए चलेगा, ऐसा मत करिए। सो करौली में जो घटना हुई, एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद जो कुछ भी हो, पॉलिटिकली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, न्यायालय क्या करेगा, वो सब अलग विषय है। आपने उससे क्या सीखा कि कपिल मिश्रा ने 25 लाख इकट्ठे कर दिए, आपके लिए कौन इकट्ठे करेगा, आपके लिए कौन इकट्ठे करेगा, कोई नहीं करेगा, आपको ही करने पड़ेंगे। और टर्म प्लान से शुरुआत करिए। कोई भी व्यक्ति आपको अगर टर्म प्लान लेने से मना करता है ना, तो वो सही व्यक्ति नहीं है, मैं पहले से बता देता हूं। मैं किसी का पक्ष में नहीं हूं भैया, ना आपके पक्ष में हूं, ना इंश्योरेंस एडवाइजर के पक्ष में हूं, ना इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में हूं। व्हाट इज राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हु इज राइट। व्हाट इज राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। कितने का मिलता है टर्म प्लान यार? 17,000 रुपए में 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है, 22,000 में 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है, 30,000 में, एज के ऊपर डिपेंड करता है ये ऑब्वियसली। एक टर्म प्लान लेकर रखने में क्या प्रॉब्लम? इतना पैसा तो आप चाय पी जाते होंगे, सिगरेट पी जाते होंगे, तंबाकू खा जाते होंगे, दाबेली खा जाते होंगे, वड़ा पाव खा जाते होंगे दोस्तों के साथ जब आप बैठते होंगे साल भर में, तो इट्स ओके। परिवार के लिए इतना तो किया जाना चाहिए। ख्याल आ रहा है? अगर आपको कुछ भी प्रश्न हो, आप बेहिचक मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। 9825600778 मेरा नंबर है। मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं एडवाइजर नहीं हूं, मैं कुछ भी बेचता नहीं हूं इंश्योरेंस का, इसलिए मैं आपको सलाह दे सकता हूं, चाहिए तो बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के। बेटर क्या रहेगा, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं सलाह के लिए, सही व्यक्ति है आपका इंश्योरेंस एडवाइजर। आपका इंश्योरेंस एडवाइजर सही व्यक्ति है, उससे समझिए, बिकॉज वो उस विषय का एक्सपर्ट है। मैं ट्रेनर हूं, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को बताता हूं कि बात कैसे की जाए। मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को बताता हूं कि अगर लोग मना कर रहे हैं तो क्या बात करें, नए नए लोगों से कैसे ढूंढें, उनसे कैसे बात करें। मैं उनको सेल्स ट्रेनिंग दूंगा, सेल्स साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दूंगा, बिहेवियरल ट्रेनिंग दूंगा। थोड़ा निराश हो जाएगा तो उसको मैं थोड़ा इंस्पायर कर दूंगा, चार्ज अप कर दूंगा, मोटिवेट नहीं करता हूं, ठीक है। सो उस व्यक्ति को 4 रास्ते बता दूंगा अगर कहीं अटक गया होगा तो, वो मेरा काम है। इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करिए अपने, उससे बात करिए, उससे समझिए उससे। ब्लाइंड मत खेलिए लाइफ को, जब पत्ते खोले जा सकते हो तो ब्लाइंड मत खेलिए, ठीक है। कुछ कमेंट कर, आपको कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास 9825600778, उस पर आप मुझे बात कर सकते हैं। पर आपके चारों तरफ जो भी घटनाएं होती है, अगर वो भी नहीं सिखाती, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझसे सीख लीजिए, सस्ते में निपट जाएंगे। वक्त सिखाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा और शायद अफोर्डेबल ना हो, ऑल द बेस्ट।